गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुरेश कुमार गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। लास्ट टाइम पर मैंने इंसेंटिव स्कीम्स या बोनस स्कीम्स आपको बतलाई थी, श्रमिकों की इंडिविजुअल बोनस स्कीम्स, जिसमें हेल्थ से रोवन और इमर्सन प्लान मैंने आपको बतलाया था। इमर्सन प्लान में जो एफिशिएंसी परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना होता है, उस एफिशिएंसी परसेंटेज कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले मैंने आपको बतलाए थे। अगर टाइम दिया हुआ है तो टाइम अलाउड अपॉन टाइम टेकन इनटू 100, और अगर प्रोडक्शन दिया हुआ है तो एक्चुअल प्रोडक्शन अपॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100। इसके आधार पर आप पहले एफिशिएंसी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे और उसके आधार पर आप उनका बोनस तय करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपको कल करवाया था जो टाइम अलाउड के पर आधारित था। आज मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन कराता हूं जो प्रोडक्शन पर आधारित है। इसको भी हम देख लेते हैं। आपको सूचना दी गई है कि एक श्रमिक को 10 घंटे में स्टैंडर्ड आउटपुट बनाना है 120 यूनिट, और उस श्रमिक ने 10 घंटे में एक्चुअल जो प्रोडक्शन किया वो 132 यूनिट किया है, और उसकी वेजेस रेट है पर आवर 10 रुपये। आपको इमर्सन प्लान के अंतर्गत उसकी टोटल अर्निंग और बोनस दोनों कैलकुलेट करना है। तो यहाँ देखिए, आपको कहा है कि उसे 10 घंटे में 120 यूनिट बनानी है, और उसी 10 घंटे में उसने 132 यूनिट बनाई, तो टाइम तो सेम है। तो यहाँ प्रोडक्शन के आधार पर हम एफिशिएंसी परसेंटेज निकालेंगे, एक्चुअल प्रोडक्शन अपॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100। तो एक्चुअल प्रोडक्शन है 132 यूनिट और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है 120 यूनिट, तो 132 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 110%। अब 110% एफिशिएंसी परसेंटेज हो गई, तो इमर्सन प्लान में जैसा कि मैंने आपको बतलाया था 100% एफिशिएंसी परसेंटेज होती है, तब भी हम 20% बोनस देते हैं, और 100% से ऊपर जितना परसेंटेज और चला जाता है उतना परसेंट उस 20 में और जोड़ देते हैं। तो यहाँ 100 से ऊपर 10% और निकल गई एफिशिएंसी, तो 100 तक बोनस 20% और उसमें 10 और जोड़ दिया, यानी 30% बोनस आप उसको देंगे उसकी समयानुसार मजदूरी में। उसकी समयानुसार मजदूरी कितनी होगी? 10 घंटे उसने काम किया है और प्रति घंटा मजदूरी देनी है 10 रुपये, तो 10 घंटे के लिए 10 रुपये की दर पर समयानुसार मजदूरी हो गई 100 रुपये। उस 100 रुपये में 30% आप और जोड़ देंगे बोनस 30 रुपये, तो टोटल मजदूरी हो गई 130 रुपये और बोनस का अमाउंट हुआ 30 रुपये। तो ये थी इंडिविजुअल इंसेंटिव स्कीम्स या इंडिविजुअल बोनस स्कीम्स। इसके अलावा होती हैं ग्रुप बोनस स्कीम्स, सामूहिक बोनस योजनाएं। सामूहिक बोनस योजनाएं हम वहाँ पर काम में लेते हैं जहाँ किसी श्रमिक का व्यक्तिगत उत्पादन नहीं मापा जा सकता, यानी उत्पादन एक ग्रुप का ही आप तय कर सकते हैं, और उस ग्रुप का उत्पादन में उस ग्रुप में जितने श्रमिक शामिल हैं सबका सहयोग रहता है। तो यहाँ पर हम ग्रुप के लिए एक इंसेंटिव स्कीम लागू कर सकते हैं, और बोनस जो मिलेगा वो पूरे ग्रुप को मिलेगा, चाहे उस ग्रुप में एक व्यक्ति कम काम करने वाला है, एक व्यक्ति ज़्यादा काम करने वाला है, वहाँ उसको हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएंगे। अब ग्रुप बोनस स्कीम्स में जो स्कीम है वो एक ही ज़्यादा चलती है, प्राइसमैन बोनस स्कीम, जिसमें श्रमिकों के एक ग्रुप के लिए 1 महीने का उत्पादन तय कर दिया जाता है, और अगर श्रमिकों के उस समूह द्वारा उस महीने में उस प्रमाप उत्पादन से ज़्यादा अगर उत्पादन किया जाता है, तो जितना प्रतिशत ज़्यादा उत्पादन करेंगे उनको उसके अगले माह उनके वेतन का उतना प्रतिशत बढ़ा करके पेमेंट कर दिया जाएगा। इस तरीके से उनको मजदूरी दी जाती है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एक कारखाने में 20 श्रमिक काम कर रहे हैं, जिनमें से आप 15 को तो देते हैं 300 रुपये पर महीने और 5 को देते हैं 500 रुपये पर माह प्रति माह। जनवरी 2012 के लिए आपने स्टैंडर्ड आउटपुट तय कर दिया 2 लाख इकाइयाँ, लेकिन श्रमिक समूह द्वारा बनाई गई 2.5 लाख इकाइयाँ। कर्मचारियों को उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि का पूरा लाभ अगले महीने दिया जाता है। बताइए फरवरी 2012 में प्रति श्रमिक कितना जो है बोनस मिलेगा। अब यहाँ देखिए कि हमें पहले ये देखना है कि उन्होंने प्रमाप से कितना ज़्यादा उत्पादन किया। प्रमाप आपने तय किया है 2 लाख इकाइयाँ और उन्होंने बनाई 2.5 लाख इकाइयाँ, यानी प्रमाप से 50,000 ज़्यादा बना ली। अब इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे। 50,000 उन्होंने ज़्यादा बनाई हैं 2 लाख स्टैंडर्ड पर, तो 100 पे कितनी हो जाएगी? 25%।
ठीक है ना। 2 लाख की जगह 2.5 लाख बनाई तो 25% ज़्यादा बना ली। तो इनको अगले महीने यानी फरवरी में उनकी जो बेसिक वेजेस है उसका 25% बढ़ा करके दिया जाएगा। तो 300 रुपये वाले जो श्रमिक हैं उनको 300 में 25% बढ़ा देंगे यानी 75 रुपये, और 500 रुपये वाला जो श्रमिक है उसको उसका 25% यानी 125 रुपये। तो ये तो बोनस का अमाउंट हुआ, 75 रुपये प्रति श्रमिक, 300 रुपये मासिक वेतन वाले को, और 125 रुपये प्रति श्रमिक 500 रुपये मासिक वेतन वाले को आप बोनस देंगे। ठीक है। अब इसमें हम लेते हैं नेक्स्ट इनडायरेक्ट मॉनेटरी स्कीम्स। इनडायरेक्ट मॉनेटरी स्कीम्स में क्या है कि जहां आप श्रमिकों को सीधा कोई प्रत्यक्ष रूप से मॉनेटरी बेनिफिट नहीं दे रहे, बल्कि उनको प्रोत्साहित करने के लिए स्कीम तो है लेकिन डायरेक्ट मुद्रा के रूप में, मॉनेटरी के रूप में नहीं है, बल्कि उनको क्या है कि हम सहसाझेदारी या लाभ में हिस्सा देने की योजनाएं शुरू करते हैं। तो इसमें 2 स्कीम्स हैं, साझेदारी अथवा सहस्वामित्व। इसमें हम क्या करते हैं कि श्रमिकों को व्यवसाय की पूंजी में हिस्सा देते हैं। अब व्यवसाय की पूंजी में हिस्सा कैसा देंगे? आप उनको शेयर्स देते हैं, आप उनको इंसेंटिव के रूप में अंश आवंटित करते हैं। तो अंश आवंटित करेंगे तो एक तरीके से डायरेक्ट तो आपने कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं दिया, लेकिन आपने उसको संस्था की पूंजी में हिस्सा दे दिया, उनको अंश दे दिए। अंश को बाज़ार में बेच के पैसा ले सकते हैं, हालांकि उन पे एक लॉक इन पीरियड होता है, उसके बाद बेच सकते हैं, या अंशों पर लाभांश भी मिलेगा। तो आपको जो इंसेंटिव में बोनस मिले उस पर फिर लाभ और मिलेगा। तो ये स्कीम्स ज़्यादा आजकल प्रचलित हैं। इसमें श्रमिकों का लगाव भी संस्था के प्रति बढ़ता है, क्योंकि वो जितना अधिक काम करेंगे उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, उनको डिविडेंड अधिक मिलेगा। दूसरी स्कीम है, इसमें है प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम। ये मॉनेटरी स्कीम ही है, क्योंकि इसमें श्रमिकों को लाभ का एक हिस्सा जो है बोनस के रूप में दिया जाता है। श्रमिकों और मालिकों में एक समझौता हो जाता है और उस समझौते के हिसाब से उनको जो है लाभों में हिस्सा दिया जाता है। अब ये लाभों में हिस्सा कितना देना है ये दोनों के समझौते पर निर्भर करता है कि लाभों का कितना भाग इनको दिया जाएगा। इस स्कीम का एक बड़ा नुकसान जैसा है वो ये है कि लाभों में हिस्सा मिलेगा तो सभी श्रमिकों को मिलेगा, छांट के नहीं मिलेगा कि एक्स को देना है वाई को नहीं देना है, क्योंकि सभी श्रमिक को श्रम संगठन और मालिक के बीच में जो समझौता होगा उसमें सभी श्रमिकों को ये हिस्सा दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें कुछ होती है नॉन मॉनेटरी स्कीम्स, गैर मौद्रिक प्रेरणाएं, यानी इसमें नगद में कोई लाभ नहीं दिया जाएगा या नगद समतुल्य कोई लाभ नहीं दिया जाएगा, बल्कि श्रमिकों को कुछ ऐसी सुविधाएं दी जाएंगी जिनसे उनको प्रेरणा मिले, उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि हो और वो मन लगाकर काम करें। इनमें देखिए पहला है शिक्षा एवं प्रशिक्षण से संबंधित सुविधा। श्रमिकों को बच्चों की शिक्षा के लिए मालिक द्वारा स्कूल खोलना, अगर स्कूल नहीं खोले हैं और बच्चे कहीं दूसरी संस्था में पढ़ रहे हैं तो उनको स्कॉलरशिप प्रदान करना, फीस रियम्बर्समेंट करना, किताबें उनको उपलब्ध कराना। ठीक है। इसी प्रकार कर्मचारी को प्रशिक्षण की सुविधा देना। दूसरा इसमें है स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। स्वास्थ्य एवं सुरक्षा में क्या आएगा? बच्चों और श्रमिकों और उनके परिवारजन के लिए स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अस्पताल खोलना। अस्पताल नहीं खोले हैं तो उनको चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराना। वो कैसे? कहीं अस्पताल में इलाज ले लें, उनका पैसा रियम्बर्स कर दें, वो भी नहीं है तो आप सामूहिक बीमा, चिकित्सा बीमा करा सकते हैं कर्मचारियों का। तो उसमें क्या है कि जो है कर्मचारी और उसके परिवारजन जिस भी अस्पताल में इलाज कराएंगे वहाँ जो भी पैसा खर्च होगा उसका रियम्बर्समेंट इस पॉलिसी के तहत हो जाएगा। इसी प्रकार से कैंटीन की सुविधा, श्रमिकों को सस्ती दरों पर भोजन और अल्पाहार संस्था में उपलब्ध कराना, उससे उनकी कार्यकुशलता बढ़ेगी। या उनके कोई श्रमिक कल्याण से संबंधित कोई खर्चे करने, उनके खेल कूद मनोरंजन से संबंधित साधनों और सुविधाएं उनको प्रदान करना, संस्था में खेल कूद के मैदान उपलब्ध कराना, जिम उपलब्ध कराना, या कर्मचारियों को रहने के लिए मकान की सुविधा उपलब्ध कराना। तो ये कुछ गैर मौद्रिक प्रेरणाएं हैं, बल्कि इसको हम लेबर वेलफेयर स्कीम्स कह सकते हैं। श्रम कल्याण योजनाओं के तहत उनको कुछ सुविधाएं देना ताकि श्रमिक और उनके परिवारजन उसका लाभ उठा सके और श्रमिक जो है ज़्यादा मन लगाकर संस्था में काम कर सके। और इससे क्या होगा कि लेबर टर्नओवर भी रुकेगा, जो श्रम परिवर्तन दर जो होती है लेबर टर्नओवर, उसमें भी रोक लगेगी। इसी प्रकार कुछ फ्रेंच लाभ और अनुलाभ भी होते हैं, वो कर्मचारियों को आप दिए जाते हैं। वेतन के अतिरिक्त जो सुविधाएं दी जाती हैं उनको हम अनुलाभ भी कहते हैं। तो उनमें ये कार की सुविधा, मकान की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, ये सारी चीज़ें होती हैं।
तो ये गैर मौद्रिक प्रेरणा है। एक चीज़ इसमें आप और ध्यान रखें कि जब हम बोनस स्कीम्स दे रहे हैं, इंडिविजुअल बोनस स्कीम्स, तो प्रति घंटा जो मजदूरी दर तय होती है, बोनस स्कीम्स बोनस उसी के परसेंटेज के आधार पर देते हैं। कई बार सैलरी स्ट्रक्चर में डीए या डियरनेस अलाउंस या जीवन निर्वाह भत्ता होता है, तो वो एक्चुअल काम किए गए घंटों के लिए दिया जाएगा, बोनस के लिए वो नहीं दिया जाएगा। बोनस के लिए बेसिक वेजेस का जो परसेंटेज है वही आप देंगे, चाहे हेल्से में है, चाहे रोवन में है, चाहे इमर्सन में। तो ये था कुल मिलाकर लेबर कंट्रोल, जिसमें मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन। ये चैप्टर आज यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट टर्न पर फिर हम आगे नया लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।